नमस्कार। बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम बड़ी बहस में बात कर रहे हैं देश के पत्रकारिता को लेकर कि पत्रकारिता किस मूड में जा रहा है, किस मिजाज में जा रहा है और शासन व्यवस्था किस तरीके की पत्रकारिता चाहती है। जी हाँ, और इस चर्चा के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं रवीश कुमार। तो हम सीधे चलते हैं रवीश जी के साथ और रवीश जी से बातचीत की शुरुआत करते हैं। रवीश जी, आपका फेस का जो ये है वो लग रहा है जैसे आप रवीश की रिपोर्ट जब आप करते थे वो जो चेहरा में ताजगी दिखती थी, आज वो ताजगी दिख रही है। वजह क्या है? आपको लगता है कि एक बड़ी जिम्मेवारी से मुक्त होकर एक नई उड़ान की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, उसकी वजह से नहीं, बस कई दिनों से काम नहीं किया हूँ तो वो आराम का भाव दिख रहा है चेहरे पर। और हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मुक्ति तो नहीं मिली है। जिस तरह की जिम्मेदारियां हैं अब वो खुद अकेले दम पर करनी है। लोगों को बहुत तरह तरह से उम्मीदें हैं संतोष जी, कि मैं उनके मन में कहीं से ये धारणा है कि मैं कोई उस तरह का व्यवस्थित न्यूज़ चैनल बना रहा हूँ जिसमें बहुत सारे संवाददाता हैं। आप जानते हैं कि इतनी बड़ी टीम को मैनेज करना, उसके रिसोर्स को जुटाना, पैसे को जुटाना, फिर कानूनी पहलुओं को देखना इतना आसान तो नहीं है। तो बहुतों को लगता है कि मैं न्यूज़ चैनल क्यों नहीं बना रहा हूँ। पहले तो वो लाइसेंस ही नहीं देंगे न्यूज़ चैनल बनाने के लिए, और फिर अगर लाइसेंस मिल भी गया कई साल के इंतजार के बाद, तो वो जिस केबल के जरिए न्यूज़ पहुंचेगा या मेरा चैनल पहुंचेगा, वो पैसे लेकर भी वहां नहीं दिखाएंगे। तो जो भी अच्छी नीयत से मदद करेंगे न्यूज़ चैनल बनाने में, वो पैसा डूब जाएगा। अब रही बात कि यूट्यूब या वेबसाइट पर हम क्या कर सकते हैं, तो ये धीरे-धीरे करने से पता चलेगा। तो कई पत्रकारों ने कहा कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हम पैसे नहीं लेंगे। मुझे लगता है कि ये मॉडल ठीक नहीं है। अगर कोई ऐसा मॉडल बने कि हम उस मेहनती पत्रकार को एक अच्छा मानदेय दे पाएँ, तो वो ठीक रहेगा। फिर उसकी सेवा लेने में, फिर उसकी बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट है, और मैं कंटेंट का आदमी हूँ, मैं अपना रिसर्च करता हूँ, अपना लिखता हूँ, अभी तक इस तरह से रहा हूँ। वो करने के लिए मुझे ये काम छोड़ देना पड़ेगा। तो दोनों में एक संतुलन का रास्ता अभी देखेंगे। अभी कई लोगों को लगता है कि मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया है तो वो न्यूज़ चैनल के समानांतर है, जैसा कि नहीं है। हल्द्वानी से कई लोग बहुत परेशान हैं। उनका कहना है कि कई हजार बस्तियां, घर जो है वो तोड़े जा रहे हैं, और उनकी सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं है। कोई रेलवे कॉलोनी या रेलवे लाइन के आसपास बसी हुई बस्तियों का मामला है। तो आप देखिए कि अगर इतने हजारों की संख्या में घर उजाड़े जा रहे हैं, उनका कोई कवरेज नहीं है। वो अगर मुझे मतलब दिन रात मैसेज कर रहे हैं इस तरह से जैसे अभी उनका घर डूबने वाला हो, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उनका घर टूट रहा है, तो वो एक अपनी आवाज सरकार तक और बड़ी सरकार तक और जनता तक पहुंचाना चाहते होंगे। लेकिन कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें से बहुत सारे लोग यूट्यूब पे कवर नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जो एक मुख्य धारा का मीडिया है जिससे सरकार न्यूज चैनल समझती है और समाज, उस पर इस तरह की आवाजें नहीं है। जबलपुर से किसी ने किया कि जब मेडिकल यूनिवर्सिटी में यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, हम बताना चाहते हैं। तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे उसे करेंगे, बहुत सारा मसला है। और अब ऐसे मुद्दों की बड़ी चिंता हो रही है कि इतने, हालांकि मैं सभी मुद्दे तो नहीं कर पाता था, इसी वजह से कि न्यूज चैनल के भीतर में मेरे पास बहुत संसाधन नहीं था। और ये तो मैं अपने प्रोग्राम में ही कहा करता था 3-4 साल से कि मेरे पास संसाधन बहुत कम है, न्यूनतम संसाधन में काम कर रहे हैं, लेकिन वो न्यूनतम भी ठीक ठाक था, उससे काम चल ही जा रहा था। मगर यहाँ तो एक भयानक स्थिति है कि एडिटोरियल स्वतंत्रता की बात हो रही है, पत्रकारिता की बात हो रही है, सच की बात हो रही है, और उन न्यूज चैनलों पर आम आदमी की कोई आवाज नहीं है। इसलिए मैं बार बार इस सवाल को रेखांकित करने के लिए, जब भी कोई पूछ रहा है कि आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो मैं दे रहा हूं, ताकि पत्रकारिता को लेकर जो सवाल उठे हैं उन सवालों पर बात होती रहे। कुछ दिल्ली में लोग चाहते हैं कि इतना बड़ा चीज हुआ है, मैं चुप रह जाऊं। वो उनकी संवेदनशीलता है, ताकि वो उन औद्योगिक घरानों से, मेरी कोई दुश्मनी तो नहीं है। मेरे चैनल पे भी विज्ञापन आ रहा है, उसका स्वागत है, वो भी किसी इंडस्ट्री का ही है। तो ये जो लड़ाई है वो इंडस्ट्री से नहीं है, वो लड़ाई मीडिया के लिए है।
तो वो लोग चाहते हैं कि उनके लिए किसी तरह का नैतिक संकट ना हो, उनसे कोई ना पूछे कि आप अदानी के चैनल में कैसे काम कर रहे हैं, क्या आपको कोई नैतिक संकट नहीं है। तो इन सब चीजों पे बातें ना हो, इसलिए लोग चाहते हैं कि मैं चुप रह जाऊं और मीडिया पे बात ना करूं। लेकिन गोदी मीडिया तो एक सच्चाई है, सिर्फ अदानी के आने के बाद वो सच्चाई सामने नहीं आई है, वो सच्चाई तो उनके आने के पहले से है और हम पहले से उस पर बात करते रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एक भारतीय मीडिया में जो भी जिस रूप में बचा हुआ था, उस पर एक उसे लेकर चिंता है, उस पर बात होती रहनी चाहिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म से बात होती रहनी चाहिए, ताकि जनता समझे कि कहां कहां और कैसे कैसे उसकी आवाज का प्रभाव खत्म होता जा रहा है। उसकी आवाज का प्रभाव एक ही क्षेत्र में बचा कर रखा गया है कि वो किसी धार्मिक नारे के पीछे हो करते हुए जुट जाए, तभी वो जनता समझी जाएगी। लेकिन जैसे ही आर्थिक नारों के पीछे, शिक्षा के मुद्दों को लेकर वो जनता हो करे या अपनी आवाज उठाए, तब वो जनता नहीं मानी जाती है। जैसे किसानों को आतंकवादी कह दिया गया, गद्दार कह दिया गया, यहाँ इसी तरह की समस्याएं अब अनदेखी की जा रही है। लोग बहुत परेशान हैं। मैं इन 1 महीने के दौरान ये महसूस किया कि मेरी जरूरत क्यों पड़ रही है, मेरे इस्तीफे पर 1 महीने तक बात क्यों हो रही है। इतनी बात तो किसी मंत्री के इस्तीफे पर भी नहीं होती है। वो इसलिए हो रही है कि लोग बहुत परेशान हैं, उनको कोई मंच नहीं मिल रहा है, तो वो मेरे तक आते हैं, फिर मेरे तक आते हैं तो फिर पलट के मीडिया पर बात करने लगते हैं। तो इन सब चीजों पे बात तो होनी ही चाहिए संतोष जी की। देखिए, एक चीज हो रही है, आप जो कर रहे हैं अपने दम पर कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन कोई मुख्य धारा का चैनल उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको रखे। उसी तरह से और भी कई पत्रकार हैं जो निजी तौर पर कर रहे हैं। आप और ये सारे पत्रकार, अजीत हों या फिर अभिसार हों या फिर आरफा हों, अब आप मुझे भी उसमें जोड़ सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए अपने बहुत सीमित क्षमता से और संसाधन से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पेशे में हम एक वैल्यू जोड़ रहे हैं, लेकिन उस वैल्यू का फायदा किसे हो रहा है? उस वैल्यू का फायदा उसी गोदी मीडिया को हो रहा है जिसके पास हजारों करोड़ के विज्ञापन पहुंच रहे हैं। हमें आपका फायदा नहीं है। हो सकता है कि हम 4 दिन चलकर, 4 साल चलकर बंद हो जाएं, या हमारा विस्तार ना हो, हम आर्थिक संकट से जूझते ही रहें। तो निजी तौर पर हम पत्रकारिता के मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा वही गोदी मीडिया उठा रहा है। तो बहुत तरह के सवाल सामने आ रहे हैं। तो इन सवालों को जनता के सामने तो मैं एक बार नहीं, 1000 बार रखूंगा और यही कहूंगा कि अगर वो आजाद महसूस करना चाहती है तो वो गोदी मीडिया ना देखे, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अगर वो शाम को टेलीविजन ना देखे तो मोहल्लों में टहले, दोस्तों से बात करे, उसका सामाजिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा अगर वो गोदी मीडिया के न्यूज चैनल ना देखे। और वो जो 300 रुपया दे रहा है, उस 300 रुपए से वो स्वतंत्र पत्रकारों की मदद करे और सामाजिक कार्यों में मदद कर दे। भले पत्रकार को ना दे, कोई गरीब बच्चा है उसकी स्कूल की फीस भर दे, तो ये काम आएगा। लेकिन घटिया टेलीविजन देखकर जनता क्यों अपना अपमान करा रही है, मेरा ये सवाल उससे रहता है और ये संवाद रहता है। तो मैं करता रहूंगा, मेरे भीतर भी अंतर्विरोध होंगे, लेकिन वो इतना बड़ा इस शत्रु का हमला है, आप उसकी ताकत देखिए। उसकी ताकत के सामने वो कितने अंतर्विरोधों को एक साथ एकजुट करके मुझ पर हमला कर रहा है, या आप पर हमला कर रहा है, या इस तरह के पत्रकारों पर हमला कर रहा है। और उसके बदले में आप ये नहीं कर सकते कि हमारे अंतर्विरोधों को आप उजागर करते रहें और उसके बहाने दोनों की बराबर की लड़ाई नहीं है ना। एक के पास सुसज्जित हथियार है, एक के पास मतलब मुकाबला करने के लिए गिल्ली डंडा भी नहीं है। तो कभी वो धूल उठा लिया, कभी पत्ते तोड़ लाया, तो कभी अपने जान बचाने के लिए भाग रहा है, कभी दौड़ रहा है। तो दोनों का मुकाबला नहीं हो सकता है। तो भारत की जनता को समझना चाहिए कि वो एक ऐसी शर्मनाक स्थिति पर पहुंच गई है जहां वो अपने पैसे से गुलाम बना लिए गए मीडिया को देख रही है। तो मेरा कहना है कि जो मीडिया गुलाम हो गया है उसका नाच क्यों देखना है, मत देखिए। बहुत सारे प्रतिभाशाली नर्तक हैं, आप वहां जाइए। जो असली नर्तक हैं, जो कई वर्षों की साधना करते हैं, उनका मान सम्मान बढ़ाइए। वो असली नृत्य है, उसमें भारतीय संस्कृति है, परंपरा है, बहुत सारे हमारे इतिहास के क्षण हैं। तो आप उन नर्तकों को जो जो स्वतंत्र हैं, स्वायत्त हैं, उनका सम्मान कीजिए। ये जो नाच रहे हैं लोग किसी के इशारे पर, आपसे ही पैसा लेकर और बाजार से पैसा लेकर, सरकार से पैसा लेकर,
उन्हें मत देखिए। तो मैं चाहता हूं कि ये लड़ाई इस देश में शुरू हो, भले हम जीते ना जीते, लेकिन लड़ाई तो हो। अच्छा रवि जी, एक सवाल है जो मेरा अनुभव रहा है 2-3 महीने का, जब भी हम भी चैनल से जब बाहर आए तो यूट्यूब को देख रहे हैं, फेसबुक को भी देख रहे हैं, तो एक तो फेसबुक के रीच का समस्या तो आने जैसे ही हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, रीच की समस्या खड़ी हो रही है। दूसरा, यूट्यूबर्स जो रहे हैं अभी तक, मेन एक्सट्रीम के मीडिया से जुड़े हुए लोग, बहुत कम लोग अभी इस फील्ड में हैं। एक बड़ी समस्या है कि कंटेंट को लेकर, या फिर क्योंकि इतना ज्यादा यूट्यूबर्स फेक न्यूज या कुछ इस तरीके के न्यूज के सहारे अपने व्यू को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक मारा मारी, वही टीआरपी वाला मारा मारी यहाँ भी दिख रहा है। और यहाँ तो और बुरी स्थिति है कि हमारा व्यू कैसे बढ़े, तो लालू यादव तक को मार देता है ये लोग खबर चला के। उस जगह पर स्पेस बनाना, जो मेन एक्सट्रीम के मीडिया जो अब उस मीडिया से बाहर यहाँ अपना स्पेस बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए कितनी चुनौती है? आपका क्या अनुभव रहा है 1 महीने के दौरान? बहुत बड़ी चुनौती है। एक तो ये है कि आपके पास उस तरह का मॉडल नहीं है जिससे आप बहुत सारे संवाददाताओं की फौज रखें, पूरी टीम रखें। कुछ लोगों ने बनाई है, लेकिन कई साल लगे हैं उसे बनाने में। लेकिन फिर भी उनके पास भी हर जगह संवाददाता रखने या वो एक तरह से पत्रकारिता का भविष्य भी तो देना होता है ना पत्रकार को, सिर्फ पत्रकारिता नहीं करनी होती है। तो वो चुनौतियां तो हैं, और इसकी वजह से ये है कि हमें ये समझना है कि जो कंटेंट है वो क्यों नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है कि उस पर भयंकर पहरा है, अधिकारी प्रताड़ित कर रहे हैं, कई तरह के केस लगा दे रहे हैं। तो अब रिपोर्टर प्रशासन से जुड़ी खबरों पर हाथ नहीं लगा रहा है। सरकार से भीतर मंत्रालयों में क्या हो रहा है, दो मंत्रालयों के बीच क्या हो रहा है, किसी को ठेका देने में क्या हो रहा है, इन ऐसी खबरें अब बंद हो चुकी हैं। ऐसी खबरें आप मेन स्ट्रीम के अखबारों में भी आप नहीं देखेंगे, वहां भी प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो कंटेंट जो है वो जहां से उस उद्गम स्थली है वहीं पे उस बंद कर दिया गया है। तो अब बच क्या गया है? बच गया है बयान, या फिर संयोगवश या दुर्घटनावश कुछ ऐसा हो जाए, जैसे कई लोग मतलब उसका मतलब ध्यान नहीं है, तिरंगे को अगर उल्टा पकड़ लिया तो उसे लेकर बवाल मचा देना, या फिर कोई बयान दे दिया उसे लेकर बवाल मचा देना। तो हम सब इसी ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि ना फंसूं, लेकिन एक कमेंटेटर हम बनते चले जा रहे हैं। तो ये एक बदलाव है जो ये मॉडल कहता है कि यही आसानी से एक हो सकता है सीमित तरीके से। पर वो न्यूज चैनल की जो एक क्षमता और उसका विस्तार होता है, उस मामले में आप बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। और अभी पता नहीं है कि किस में, अगर आप रीच की बात आपने वाकई सही उठाई कि अगर किसी महीने रीच कम हो जाए तो हमें मालूम नहीं है कि हमारा रिसोर्स कितना कम हो जाएगा। तो आप बहुत सैलरी वाले सिस्टम पे किसी को नहीं रख सकते हैं। तो ये सब चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन अब हर जगह से आप बंद करते चलेंगे तो क्या करें, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो ऐसा तो नहीं कि चुप रह जाएंगे। अच्छा, एक बात जो आपने गोदी मीडिया का तो सवाल आप उठा ही रहे थे, गोदी उद्योगपति के बारे में भी आपने बहुत सारी बातें कही, सवाल भी खड़े हुए। पहली बार कोई उद्योगपति, वो ऐसे उद्योगपति जो मिलेनियम में है, एनडीटीवी के खरीद के बाद उनकी एक अलग इमेज भी बनी है। उस इमेज के बीच जिस अंदाज में वो आपको ट्विटर पर फॉलो भी करते हैं, देश के दुनिया के कुछ लोग, चंद लोग हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, वो रवीश कुमार आपको भी फॉलो करते हैं। लेकिन एक आपको लगता है कि आप उन जगहों पर निशाना साधा है जो अक्सर कहते हैं ना, रामायण में एक है कि रावण के राम तीर पर तीर मारे जा रहे थे, लेकिन वो गर्दन कटता था, फिर गर्दन जुट जाता था। तो विभीषण ने इशारा किया कि इनके नाभि में इनका प्राण है। तो क्या आपको लगता है कि जो आर्थिक लिबरलाइजेशन के बाद जो इस देश में कुछ लोगों के पास जो संसाधन सीमित होते जा रहे हैं, आपके इस अभियान के सहारे आप सीधा ऐसी जगह पर हमला किए हैं जिस पर बौखलाहट, वो भी पब्लिक इमेज को लेकर कॉन्शियस, पहली बार कोई उद्योगपति इस तरीके से सामने आ रहे हैं जैसे लग रहा है कि उनका पब्लिक इमेज खतरे में है, जबकि किसी इंडस्ट्रिस्ट के लिए जरूरी नहीं है। तो ये डर क्यों सामने आया है, इसकी वजह क्या लगता है? अब फिर मैं कहूंगा कि जो मैंने सवाल उठाए उसके दबाव में या प्रतिक्रिया में उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो कई लोग कहेंगे कि ये आत्मश्लाघा में बात कर रहा है, मतलब इसका दिमाग खराब हो गया है।
चलिए मान लेते हैं कि मैंने जो सवाल उठाए उसकी प्रतिक्रिया में उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिए, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट में उनके बारे में बहुत विस्तार से खबर छपी है, उनके कोयला उद्योग के बारे में, और भी दुनिया के कई बड़े अखबारों में खबरें छपी हैं। उनमें से किसी में उनकी प्रतिक्रिया नहीं है, ज़्यादातर में तो नहीं ही है। तो तब तो वो प्रतिक्रिया देने नहीं आए। अच्छा, और अब वो सामने क्यों आए? वो सामने इसलिए आए हैं कि वो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट और एडिटोरियल में लक्ष्मण रेखा होगी। तो हम सब जानते हैं कि लक्ष्मण रेखा तो लक्ष्मण खींच कर गए थे, लेकिन उस रेखा को पार करने की जो नीयत थी, वो तो किसी और की थी ना, और उसने वो लक्ष्मण रेखा पार की थी। तो वो लक्ष्मण रेखा इसलिए नहीं बना रहे हैं कि उसे कोई पार नहीं करेगा। लक्ष्मण रेखा तो पार की गई थी ना, छल से, कपट से। तो बहुत तरह के रास्ते निकाल लिए जाएंगे लक्ष्मण रेखा को पार करने के। तो अब बात यह है कि जनता कैसे समझेगी, और क्या वहां पर कोई ऐसा मौजूद होगा जो इस बात को समझेगा कि लक्ष्मण रेखा पार कर ली गई है, अब राम का रूप धारण करना है। ऐसा तो होने नहीं जा रहा है। और कोई भी अपना चैनल खोलेगा तो कभी नहीं कहेगा कि हम लक्ष्मण रेखा नहीं रख रहे हैं। ये तो बहुत बुनियादी बात है। अपना सामान बेचने के लिए सब, हर चैनल जो झूठ बोल रहा है उसके टैग लाइन में सच है, जनता है, और पत्रकारिता है, बेखौफ है, इस तरह की बातें हैं। लेकिन वो एक अज्ञात चाबुक से डरा हुआ गुलामी की पत्रकारिता कर रहा है। तो उनको बोलना पड़ गया। अब बोल कैसे रहे हैं? अब देखिए कि दैनिक जागरण में उनका पूरे पन्ने का इंटरव्यू छपता है, फीचर, पावर फीचर इंटरव्यू। अब बताने की जरूरत नहीं है कि फीचर इंटरव्यू क्या होता है। उस फीचर इंटरव्यू में भी यही बात कह रहे हैं जो वो न्यूज चैनल के इंटरव्यू में बात कह रहे हैं। कोई अंतर नहीं है, कोई नई बात उन्होंने नहीं कही है। क्या उस इंटरव्यू में, मैंने वो इंटरव्यू नहीं देखा है, ट्विटर पर देखा कि ऐसा मजाक चल रहा है कि कुर्सी बदल गई इंटरव्यू के दौरान, या टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ रहे हैं, पर मुझे मालूम नहीं है कि टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, पर ऐसी चर्चाएं चल रही थी, पुष्ट चर्चाएं चल रही थी। लेकिन आप देखिए कि आपने एक चैनल खरीदा है, वहां छोड़ के आप दूसरे चैनल पर जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं कि आप संपादकीय स्वतंत्रता के बहुत बड़े संरक्षक साबित होने जा रहे हैं। हो सकते हैं, लेकिन अभी तक, तब फिर आपने दैनिक जागरण में इस तरह का इंटरव्यू क्यों दिया? इस तरह का इंटरव्यू क्यों दिया कि जिसमें आपसे पूछा ही नहीं गया कि एनडीटीवी का अधिग्रहण बलात् था, जबरन था, या दोनों तरफ के से स्वैच्छिक प्रक्रिया का हिस्सा था? जो सवाल उठे कि जो एन राम ने सवाल उठाया है वायर में कि 400 करोड़ का लोन है लेकिन बहुत कम दाम में उनको दिया गया, क्यों दिया गया? क्या ये सब सवाल उस इंटरव्यू में पूछे गए? मैंने नहीं देखा। अगर ये सब सवाल नहीं पूछे गए तो फिर से साबित करता है कि उनके सामने पत्रकारिता बुनियादी सवाल नहीं पूछ सकती। तो जिनके सामने कोई पत्रकार अच्छी कुर्सी पर बैठ सकता है, टैबलेट लेकर बैठ सकता है, पर जब सवाल ही नहीं पूछ सकता है, तो जनता ने उनके जवाब कम देखे, पत्रकार को गौर से देखा। और इसीलिए मैं कि उस इंटरव्यू से कुछ भी बात नहीं निकली। वो इसलिए नहीं निकली कि उस इंटरव्यू में कुछ पूछा ही नहीं गया। अच्छा रवि जी, आप एक गौर करिए, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट कहीं न कहीं पहले भी चैनल रहा है, अखबारें भी नहीं है, लेकिन एक बड़ा बदलाव 2014 के बाद देखने को मिला। ईटीवी नेटवर्क, रामोजी राव फिल्म सिटी पूरा एक नेटवर्क, पूरे बिहार का, उनका बिहार सहित पूरे देश का नेटवर्क। पहले वो अंबानी खरीदते, फिर एनडीटीवी के साथ जो जितने भी इस तरह के क्षेत्रीय चैनल है उनके खरीदने के लिए अडानी सामने थे, जबकि इनका ये व्यापार नहीं रहा है। उनका व्यापार, इस तरह के व्यापार से कभी कोई जुड़ाव भी नहीं रहा है। बाकी जो दौर था, उस दौर में अगर कोई इंडस्ट्रिस्ट इस फील्ड में आते थे तो उनका कहीं कहीं आजादी के आंदोलन से सरोकार रहा, या फिर कुछ नेताओं से उनका रिश्ता रहा, या पत्रकारों से रिश्ता रहा, तो वो चैनल चला रहे थे। तो ये जो चैनल और मीडिया हाउस पर जो एक इंडस्ट्रिस्ट के द्वारा जो कब्जा करने का दौर शुरू हुआ है, जो अब कह सकते हैं कि आखिरी पड़ाव पर है। कुछ चैनल को छोड़ दे तो अब सारे चैनल पर उनका स्टैक आ ही चुका है। तो ये मीडिया पर कब्जा करने की कोशिश जो शुरू हुई है, इसकी क्या वजह है? क्या सोचते हैं, इतना डर नहीं लगता है मीडिया से? देखिए, सारा खेल तो वही है ना कि सूचनाएं अपनी तरह से पहुंचानी है। 8 साल में भारत के अकेले प्रधानमंत्री हैं जिनका 90% मीडिया पे
कोई समीक्षात्मक आलोचनात्मक मूल्यांकन नहीं होता है। अंबानी साहब बहुत ताकतवर उद्योगपति हैं, उन्होंने चैनल खरीदा। अब मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का उनका स्वाद है, जिस तरह का मीडिया में उनके निजी जीवन के बारे में खबरें आती हैं कि शादी हो रही है तो बहुत करीने से शादी हो रही है, बहुत अच्छा इंतजाम है, तो इससे पता चलता है कि जीवन के बारे में उनका एक अपना टेस्ट है कि हाँ, वो इस तरह के पानी पिएंगे, इस तरह का खाना खाएंगे। लेकिन उन्होंने जो न्यूज़ चैनल जो उनके ग्रुप से जोड़ के देखा जाता है, क्या वो पत्रकारिता कर रहा है? इसी से जवाब मिल जाएगा। मैंने उनके चैनलों को नहीं देखा कि क्या उस चैनल में सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। वो भी तो बड़े उद्योगपति हैं। जब अगर उनके ही चैनल में सवाल नहीं पूछा जा रहा है, उनके ही चैनल में पत्रकारिता मतलब 50% भी हो, अच्छे रिपोर्टर हों और वो सवाल कर रहे हों, वो अगर नहीं पूछा जा रहा है, ये जो दर्शक हैं, वो जो देख रहे हैं, उसका मूल्यांकन बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने नहीं देखा। तो इनके आने से पत्रकारिता का कोई भला नहीं हुआ, जनता का ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि और ताकत से ये लोग उस चैनल को चला कर रखते हैं, क्योंकि बंद होने नहीं देते। देखिए, जनता में इन चैनलों की कोई विश्वसनीयता नहीं है। वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक ही क्यों ना हो, वो भी जानते हैं कि ये न्यूज चैनल देखने लायक नहीं है। उन्हें अच्छी तरह से पता है, उनका तो कुछ तो विवेक होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि उनका विवेक नहीं है, तो वो अच्छी तरह से जानते हैं और बाजार भी इस बात को जानता है। तो बड़े उद्योगपति को लगा देने का मतलब है कि आप कुछ चैनलों को चलाते रहिए ताकि वहां पर प्रोपेगेंडा होता रहे। तो कोई फायदा नहीं हुआ। जो उद्योगपति पहले से चला रहे थे न्यूज चैनल, वो भी नहीं कोई पत्रकारिता कर पाए। वो भी आप देख ही सकते हैं कि जो न्यूज चैनल हैं उनकी क्या हालत है। तो बड़े उद्योगपतियों के आने से पत्रकारिता का कोई भला हो जाएगा, ऐसा प्रमाण नहीं दिखता है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इसी समय में कुछ ऐसे भी उद्योगपति हैं जो चाहते हैं कि अच्छी पत्रकारिता हो। तो जैसे बेंगलुरु में जो इंडिपेंडेंट मीडिया फाउंडेशन है, जिसने वायर को और मोजो स्टोरी को या फिर प्रिंट को इस तरह से, ब्रोशर में नाम कुछ गलत हो सकते हैं तो माफी चाहता हूँ, नए नए मीडिया संस्थानों को, जो छोटे छोटे संस्थान हैं, उनको मदद दी है, तो उसमें भी उद्योगपति ही हैं। तो वो भी एक उद्योगपति हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं, किसी तरह का एडिटोरियल कंट्रोल नहीं रख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पैसा दे रहे हैं, कुछ मदद दे रहे हैं कि आप अपना एक बिजनेस स्ट्रक्चर इसमें खड़ा करें और इंडिपेंडेंट होते। उसी भारत के ऐसे भी उद्योगपति हैं, लेकिन उस ग्रुप पे भी छापा पड़ गया। पिछली बार वो आईपीएमएफ है, कुछ नाम है उसका, बार बार भूल जाता हूं, तो उनके यहाँ छापा पड़ गया। तो उनको किस तरह से, जो उद्योगपति इंडिपेंडेंट मीडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके यहाँ छापा पड़ जाता है, और जो खरीद लेते हैं उन्हें वो सुरक्षा मिल जाती है। तो बात यह है कि क्या उस चैनल पे जिस तरह के मैं कार्यक्रम करता, अब तो वो ग्लोबल चैनल हो गया, तो साफ था कि मेरी तो कोई जगह ही नहीं थी वहां पे। तो अब वो ग्लोबल के नाम पे अब चीन जापान दिखाएं। आपको पता ही होगा कि इसी साल के अप्रैल में संतोष जी, जब हिंदी न्यूज चैनल ग्लोबल हो गए थे यूक्रेन युद्ध के दौरान, तो क्या क्या बकवास चला रहे थे कि पुतिन के पास न्यूक्लियर बटन है, वो दबा देने जा रहे हैं, अब होने जा रहा है तीसरा युद्ध। तो केंद्र सरकार को ही ये नोटिस जारी करना पड़ा, सूचना प्रसारण मंत्रालय को, कि आप इस तरह की बकवास अनर्गल चीजें ना दिखाएं, इससे छवि खराब होती है। तो ये लोग तो इसी तरह के करेंगे कि चीन में इस तरह का प्रोपेगेंडा होता रहेगा, पता नहीं लाखों लोग मर गए, ऐसा चल रहा है वहां पे, कितना सच कितना झूठ कोई तो जानता नहीं, किसी का रिपोर्टर तो वहां नहीं है, लेकिन दावे के साथ चीन पर प्रोग्राम हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जनता को समझने की जरूरत है, ये चीज देखने के लिए कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के आने से अब सवाल करने का दायरा जो है संतोष जी, वो कम हो जाएगा। सरकार से आप नहीं कर सकते। अब छत्तीसगढ़ में कोयला या झारखंड में कोयला खदान को लेकर अगर मजदूरों का प्रदर्शन होगा, ग्रामीणों का प्रदर्शन होगा, तो वो आप कवर नहीं कर सकते हैं। और अब पहले तो इस तरह की चीज, एयरपोर्ट पे कोई व्यवस्था होगी तो वो कहाँ कवर होगा? क्या जो भी जिन एयरपोर्ट का मैनेजमेंट अदानी साहब करते हैं, वहां कोई अव्यवस्था हो जाए तो क्या उसका कवरेज होगा? वहां पे कौन करेगा? आप देखिए कि जो दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ, वो कुछ पत्रकारों के ट्वीट करने से हुआ। वहां पर तो हजारों लोग जा रहे होंगे, अचानक एक दिन तो नहीं हुआ होगा, तो हजारों लोगों ने क्यों नहीं ट्वीट किया?
हजारों लोगों के पास ट्विटर है, वहां हवाई जहाज पर चलने वाले लोगों से उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई? क्योंकि जनता भी अब उस डर को जीने लगी है। वो तकलीफ का उठा लेती है, 5 घंटे लाइन में लग जाएगी लेकिन बोलेगी नहीं, और वो उसी व्यवस्था का हिस्सा हो चुकी है। तो हमारा आपका काम है कि उसको बताएं कि आप अपनी समस्या बताने में डरे नहीं। अब वो डर के भी या नहीं डर के भी क्या करेगी, कहां कवरेज होगा उसका? तो ये सारी चीजें तो अब लोगों के सामने है कि धीरे धीरे धीरे, अब फर्ज कीजिए कि कोई बीमा कंपनी सारे अस्पतालों को खरीद ले, तो क्या और सारे मीडिया चैनल को खरीद ले, दोनों को खरीद ले, तो अब बताइए कि जो मरीज एम्बुलेंस के ना मिलने से परेशान है, अस्पतालों में अव्यवस्था से परेशान है, उसकी कहीं खबर चलेगी? नहीं चलेगी। तो बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैं कि जो जिसके बारे में हम सवाल कर सकते हैं आने वाले समय में ऐसा होता है या नहीं, हम इसे देख सकते हैं। तो जनता के बीच लगातार इन सवालों को लेकर बात तो करते रहिए, क्योंकि उसे पता नहीं है कि उससे क्या ले लिया गया है। उसका सब कुछ चला गया है, जा चुका है ऑलरेडी। तो अगर वो ये शाम को बैठ के गोदी मीडिया देखने की आदत नहीं छोड़ती है, गोदी अखबारों को पढ़ना नहीं छोड़ती है, 600 रुपया उसका लगता है और कई घंटे लगते हैं कबाड़ पढ़ने में और कबाड़ देखने में, तो उस 600 रुपये से आप आम के पेड़ लगाइए, आपके यहाँ जो काम करता है उसकी सैलरी 600 रुपये बढ़ा दीजिए और आप घूमिए। वैसे भी उन माध्यमों से आपको कोई सूचना मिल नहीं रही, प्रोपेगेंडा मिल रहा, कहानियां मिल रही हैं खाली कि भारत का नाम हो गया है, हम विश्व गुरु बन गए हैं। G20 की अध्यक्षता तो सामान्य प्रक्रिया है, तो इसके पहले इंडोनेशिया भी था, तो क्या इंडोनेशिया विश्व गुरु बन गया था? क्या इंडोनेशिया दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हो गया था? लेकिन हर एयरपोर्ट पर G20 का पोस्टर लगा दिया गया है। तो आप लोगों को बताना तो पड़ेगा ना कि भाई ये क्या चीज है, तो ये कौन बताएगा? और उसके समर्थन में लेख लिखे जा रहे हैं कि मतलब अब पहुंच हो गई है, ये हो गई है, तो इसका मतलब इंडोनेशिया भारत से पहले ही उस जगह पे पहुंचा हुआ है। तो उसने क्या किया हम जानते हैं कहानी को। तो जो चीजें सामान्य चीजें हैं तो दिन भर प्रोपेगेंडा के रूप में पहुंचेंगी। मुझे लगता है कि मतलब राजनीतिक दलों को, जो खासकर विपक्ष दल हैं, अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी अब बोलने लगे हैं अपनी सभाओं में, खासकर तेजस्वी यादव भी बोलने लगे हैं निरंतर, ये बहुत अच्छी बात हुई है। नीतीश कुमार भी बीच बीच में बोलते हैं, लेकिन मीडिया को लेकर बोलना तो पड़ेगा, बताना पड़ेगा। में अगर कोई संस्था पहले ध्वस्त की गई है लोगों को गुलाम बनाने की, तो वो मीडिया है। अच्छा रवि जी, एक सवाल है, वो सवाल मतलब सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में आपसे जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। देखिए, जब 2014 में नई सरकारें बनी तो पत्रकार को टारगेट किया गया। कई ऐसे पत्रकार जो सवाल करते थे, याद करिए अन्ना आंदोलन का वो दौर, जिसमें वो सारे पत्रकार जो उस वक्त पेड़ पे चढ़ के रिपोर्टिंग कर रहे थे उस भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो सारे के सारे जैसी नई सरकार बनी वो दरकिनार कर दिए गए। लेकिन रवीश कुमार को दरकिनार करने में ये लगभग 8 वर्ष क्यों लगा? क्या प्रणब राय की भूमिका एक मालिक के रूप में उनकी बड़ी भूमिका रही, या क्या वो भी समझना चाहती है इस देश की जनता कि रवीश कुमार जो लगातार जनता के कारण ही, मैं जनता के कारण ही बना रहा, दर्शकों ने मुझे टिका कर रखा, इसलिए इस्तीफा देने के बाद जो मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुझे मेरे मानसिक स्वास्थ्य की चिंता की, शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता की, और किसी तरह की दिक्कत ना हो इसका हमेशा भरोसा दिलाया। और इस्तीफा देने के बाद लोगों ने, संतोष जी, साबित भी किया, बहुत बड़ी संख्या में लोग आगे आए कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, और गंभीरता से लोग पूछ रहे थे। तो उन्हें पता था कि इस एक व्यक्ति के जरिए उनकी आवाज किसी न किसी रूप में पहुंच जाती है, और वो आवाज अब बंद हो जाएगी। तो इसलिए वो एक ताकत बहुत लंबे समय से था। ट्रोल किया गया, मेरी विश्वसनीयता को खत्म करने के लिए कई तरह के किस्से बनाए गए, परिवार को निशाना बनाया गया, वगैरह वगैरह, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। जब उससे कुछ नहीं हुआ तो दूसरा रास्ता निकाल लिया गया। मैं नहीं कह रहा कि मैं सिर्फ मेरे लिए ही हुआ, लेकिन उसमें मैं भी तो एक कारण हूं। नहीं तो आप कोई और गोदी चैनल खरीद के उसे आप पत्रकारिता का संस्थान में बदल देते, वो ज्यादा अच्छा होता कि आप किसी गोदी मीडिया को खरीद लेते,
और उसे वहां पत्रकारिता शुरू कर देते, तब जनता समझती कि हाँ वाकई आप नेक इरादे से आए। तो जहां मिला जुला के काम चल ही रहा था, लोग कर ही रहे थे, वहां जाकर आप कौन सा तीर मारने वाले? तो अब लोगों को देखना पड़ेगा कि उस चैनल पे क्या क्या नहीं दिखाया जा रहा है, पहले क्या क्या दिखाया जाता था, तब उस आधार पर जनता मूल्यांकन करती रहेगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि वो ना देखे तो अच्छा है। ये जरूर था कि एक एनडीटीवी एक अच्छी कंपनी थी, और हमने वहां पर उस कंपनी के बुरे दिन भी देखे हैं और उस कंपनी के अच्छे दिन भी देखे हैं। ऐसी कंपनी बननी चाहिए। डॉक्टर राय ने जो कंपनी बनाई, उन्होंने जो एक कोशिश की, उनके सामने भी बड़ी ताकतें खड़ी हो गई, तो लेकिन वो लड़ते रहे, और जरूर उस कंपनी में बहुत सारे अंतर्विरोध रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक सम्मानित जगह बनाई कि जहां आप रचनात्मक होना चाहते हैं, बेस्ट एडिटिंग करना चाहते हैं, अपनी तरह से बोलना चाहते हैं, फलना फूलना चाहते हैं, तो ये वो जगह है। तो हमने जितने भी मीडिया कंपनियों को जानता हूं, वहां मैंने काम तो नहीं किया है, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने एक शानदार संगठन तो बनाया और अपने जीवन के एक लंबे हिस्से तक उसे चलाने की कोशिश की, चलाकर दिखाया भी कि जहां आप कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से उनके हाथ से वो चैनल चला जाएगा, ये तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि, और मुझे नहीं लगता कि पैसा लेकर वो बहुत खुश होंगे। अब देखिए, शेखर गुप्ता ने एक आर्टिकल लिखा है, उसमें डॉक्टर रॉय की बड़ी तारीफ की है। अब उस आर्टिकल में कहीं ये बात नहीं है कि उनसे ये कंपनी जबरन ली गई या नहीं ली गई। अब इतने बड़े पत्रकार अगर लिख रहे हैं तो ये बात पर भी उन्हें लिखना चाहिए कि वो क्या है, पर सलाह दे रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा सम्मानित जीवन जिया है, अब आप मस्ट वॉक अवे, मतलब चले जाइए, जो पैसा मिल गया तो लेके चले जाइए। हो सकता है कि वो खुश हों, पर हम तो नहीं जानते कि वो खुश हैं कि नहीं है। पर उन्होंने अपना चैनल बहुत मन से बनाया, और एक एक था कि एक क्वालिटी का प्रोटेक्शन तो वो करते थे कि नहीं, ये क्वालिटी है तो ये इससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। कम हस्तक्षेप करते थे, आपसे उम्मीद करते थे कि आप क्या करेंगे। तो अब हर व्यक्ति का अलग अलग संबंध होता है एक संगठन में, तो मैं सबके बिहाफ पे नहीं बोल रहा हूं। मैं, मेरा और उनके जो संबंध है, एक तरह से कोई संबंध नहीं। मेरी पूरे 27 साल में अगर आप देखें तो 1 घंटे की भी टोटल बातचीत नहीं है उनसे। तो सोचिए कि वो यही बता, 1 घंटे की भी बातचीत नहीं। अगर मैं सोचूं कि 10 पन्ना लिख दूं उनके साथ क्या क्या बात हुई, तो मैं 10 पन्ना नहीं लिख सकता, तो एक ही पैराग्राफ में खत्म हो जाएगी बात। लेकिन वो इसका ये बताता है कि वो उन्होंने एक माहौल दिया, लेकिन वो मेरे जीवन में घुसे नहीं रहे। उनकी बात मैं कर रहा हूँ, बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी लोगों से अलग अलग अनुभव रहे हैं, उस पर बात करना ठीक नहीं है। पर उन्होंने देखा कि नहीं, आप अगर क्वालिटी का काम करें आप कीजिए। उनका काम था आपको सारी सुविधाएं दे देना, एक माहौल देना। तो उस माहौल में आप उसका क्या लाभ उठाते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। अगर आप नहीं उठाते हैं, आप तब भी वो बोलने नहीं आएंगे। उनका यही था कि हम बोलने नहीं जाएंगे। आप आप एक वयस्क व्यक्ति हैं तो आप क्या करें। तो वो निश्चित रूप से उनका इस मीडियम में ना होना एक दुखद बात तो है। बहुत ही जेंटल आदमी थे, कभी इस तरह से खराब जबान में नहीं बात की जिससे लगे कि कोई मालिक बोल रहा है। हम लोग उन्हें कई बार मना भी कर देते थे और नहीं सुनते थे। लोग हंसता भी था कि कमाल ही है, चले गए ऐसे टहलते हुए, मतलब लगता ही नहीं कि वो है। तो एक दोस्ताना रवैया रहा है, वैसा व्यक्ति शायद नहीं आएगा। मतलब आप, वो अगर न्यूज रूम में घूम रहे हैं तो आप भयभीत नहीं हो सकते हैं कि हमारे ओनर घूम रहे हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसी वो आपके काम में जाके झांक कर देखने की कोशिश करेंगे। आप बताएंगे तो वो सुनेंगे, ये कभी नहीं कहेंगे हाँ वो जानते हैं, वो पूरा सुनेंगे आपसे। तो ऐसा व्यक्ति अगर उस कंपनी को बनाता है, वहां नहीं है, मैं इस पर विश्वास करना चाहूंगा। मैं नहीं जानता, उनसे बातचीत नहीं हुई, कि वो बहुत दुखी होंगे। मैं इस पर विश्वास करना चाहूंगा कि एनडीटीवी उनके हाथ से गया है। हो सकता है कि वो खुश भी हों कि बहुत पैसे मिले हैं, ये मिले हैं, लेकिन जिस तरह के व्यक्ति हैं वो मुझे लगता नहीं है। क्योंकि जब कंपनी के अच्छे दिन थे, पैसा था, तो वो एम्प्लॉय को खूब पैसा देते थे। मतलब सबके लिए गाड़ियां खरीद कर दे दी गई, कार। हम पहली बार कंपनी की तरफ से जो कंपनी आई तो सबको मिली कार, कई लोगों को मिली। मैंने ये नहीं कि 4 लोगों को गाड़ी मिल रही है, 50 लोगों को मिल रही है। तो इस तरह से, और आप बाहर जा रहे हैं तो आपके लिए नींबू पानी आ रहा है, एसी गाड़ी है। तो इस तरह का ध्यान उन्होंने रखा कि हाँ, अगर पत्रकार जा रहा है तो वो पूरे सम्मान के साथ जाना चाहिए।
ऐसा अपने एक जीवन काल में अपने दम पर, देखिए वो कोई दुनिया के तीसरे बड़े अमीर नहीं थे, ना उनकी कोई कोयला कंपनी थी, ना बिजली कंपनी थी, ना गैस कंपनी थी, उनकी सिर्फ एक ही कंपनी थी, वो टीवी कंपनी थी। और उसके दम पे उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत शानदार कोशिश की कि हम एक पत्रकारिता का एक संस्थान बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत दबाव आए, बहुत तरह से घिरे रहे, लोग जानते हैं, लोग बातें करते हैं, लेकिन उसके बीच में भी उन्होंने एक क्वालिटी को बचा कर रखा। यही उनके लिए सबसे मुश्किल हो गई कि उससे ईर्ष्या करने वाले लोग बहुत हो गए, तो कोई सहानुभूति उनसे रखता नहीं है कि उन्होंने ईर्ष्या करने वाले लोग, हम लोग बहुत मिस करते हैं उनका नहीं होना। मतलब उनके बिना किसी संस्थान में, इसलिए उस संस्थान में काम किया, बहुत कुछ मिला भी नहीं अगर हम वो नहीं बताना चाहते, लेकिन जो मिले वो डॉक्टर रॉय मिले। तो वो इस तरह का आप व्यक्ति थे कि लगता था कि चलो ठीक है, मतलब ये आएंगे नहीं बोलने की क्या करना है, तो जब आए ही नहीं बोलने तो हमें जो करना था हम करते रहे। लेकिन अब अच्छा, बात ये है, हाँ उनका भी तो टेस्ट नहीं हुआ ना। अगर 10 साल के बाद वो अगर कहते कि रविश तुम चले जाओ, तब ये बात होती। लेकिन एक ऐसे समय में दो व्यक्ति जा रहे हैं जो दोनों एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार नहीं है। मैं डॉक्टर रॉय के कारण नहीं जा रहा हूं, डॉक्टर रॉय मेरे कारण नहीं जा रहे हैं। अलग अलग कारणों से, अलग अलग नियति से दोनों एक साथ दरवाजा, एक ही महीने के एक व्यक्ति पहले जाता है, एक व्यक्ति बाद में जाता है। ठीक है, मैं खाली हाथ गया और उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो पैसा दिखाने वाले उद्योगपति थे नहीं। अगर आपने उनको देखा होगा तो साधारण कपड़ों में घूम रहे हैं, वही इसी तरह का, वही जूता देख के हमें लगता था कि जूता ही खरीद लेते, इन्हें किस चीज की कमी है। तो उस तरह के आदमी हैं। हाँ ठीक है, उनका एक अपना जीवन स्तर है, अच्छा जीवन स्तर क्यों नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक अच्छी पत्रकारिता का एक अच्छा संस्थान देने का प्रयास तो जरूर किया। उसमें वो कई बार नाकाम हुए, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आ गई, लेकिन उसके बीच में भी ना उस स्टैंडर्ड की पहचान उनकी थी कि इससे समझौता नहीं करना। और वही स्टैंडर्ड लोगों को चुभती है इस बात को कि वो आपको जीवन में करने के लिए नहीं मिला। तो फिर आप दुआ कीजिए कि इस तरह का व्यक्ति इस मीडिया में रहे, तभी आप कर सकते हैं। अब इस तरह का व्यक्ति मीडिया में नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। मतलब वो व्यक्ति झुकना कबूल नहीं किया, फकीर की तरह। आप देखिए, हाँ कितने ईडी की जांच हुई, सीबीआई की जांच हुई, कहां गया वो सब? वो सब उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। अगर इतना ज्यादा उसमें आपराधिक तत्व था तो कम से कम इस उद्योगपति को तो सरकार से जोड़कर देखा जाता है। तभी तो ये सफाई दे रहा है ना, राजीव गांधी की बात कर रहे हैं, दूसरी सरकारों की बात कर रहे हैं। वो क्यों बात कर रहे हैं अदानी साहब इस इंटरव्यू में? क्योंकि उन्हें देखा जाता है कई तरह की सरकारों से जोड़कर, और जब वो ये सफाई देते हैं तब एक तरह से वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं नहीं, हम राजीव गांधी के समय में भी थे। लेकिन राजीव गांधी के समय में आपके पास एयरपोर्ट नहीं था, वो सारी इस तरह की बातें नहीं हुआ करती थी ना। क्या आप राजीव गांधी के समय इतने बड़े हो गए? तमाम सरकारों के समय आपकी क्या तरक्की थी और इस 8 साल में क्या तरक्की थी, ये तो अलग से हिसाब होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि उन्हें भी ये बात लग गई है कि हमें सिर्फ इस सरकार से जोड़कर क्यों देखा जाता है, क्या हम इसकी कोई सफाई दे सकते हैं, क्या हम इसमें राजीव गांधी का नाम ला सकते हैं, क्या हम इसमें मनमोहन गांधी का नाम ला सकते हैं। पर इससे बात जमी नहीं, इससे बात नहीं जमी। तो एक ठीक है, तो उनके हाथ से एक कंपनी, अब वही व्यक्ति जिसपे सरकार ने बहुत सारे आरोप लगाए हों, मामले दर्ज किए हों, और एक ऐसा व्यक्ति जो सरकार के करीब देखा जाता है मीडिया में, वो व्यक्ति उस कंपनी को खरीदता है, तो ये क्या कहता है? क्या हम आंख ही खोलकर नहीं देखना चाहते हैं? और उस व्यक्ति के बीच में एक तीसरा पत्रकार भी तो है ना, वो तो ज्यादा दिखाई दे रहा था। तो अगर आप नहीं जोड़कर देखना चाहते हैं तो वो अलग बात है, मत देखिए। आप कोई ऐसा मीठा सा आर्टिकल लिख दीजिए कि डॉक्टर राय बहुत अच्छे थे, अब उन्हें हंसते खेलते चले जाना चाहिए जैसे वो कोई बच्चे हों। वो क्या है नहीं हम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जरूर है कि इस अधिग्रहण पर भी लोगों ने ईमानदारी से बात नहीं की। मेरे पास सूचनाओं की एक्सेस नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ। उन लोगों को भी, डॉक्टर रॉय को भी बात करनी चाहिए। लेकिन जो लोग, शेखर गुप्ता के आर्टिकल में मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ है, इंडिया टुडे के इंटरव्यू में ढूंढ रहा था, आप ही बताएं, मैंने देखा नहीं। क्या उनसे पूछा गया कि अधिग्रहण जबरन था या डॉक्टर रॉय खुद चल कर आए थे? आपने क्यों खरीदा जब उन पर इतने सारा सीबीआई का केस है, उन पर ईडी का केस है? क्या इस तरह का सवाल पूछा गया? मैंने देखा नहीं है, आप ही बता सकते हैं बेहतर।
नहीं, निश्चित कोई सवाल नहीं हुआ है। ऐसा कोई सवाल नहीं हुआ, तो फिर इंटरव्यू क्यों हुआ? हम्म, वही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप दूसरे चैनल पर जाकर संपादकीय स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं और आपसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं उससे देखकर ही लग रहा है कि इसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है, इसमें किसी प्रकार की लक्ष्मण रेखा नहीं है। तो बात यह है कि ठीक है, आपका राज है, आपके पास धन दौलत है, तो सब आप खरीद लेंगे, हम जैसे लोग मिटा दिए जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं हम जैसे लोगों को मिटा दिया जाना, फर्जी केस में फंसा देना, 4 पुलिस वालों को भेज के एफआईआर कर देना, 2 महीने के लिए जेल में रख देना, 2 साल के लिए जेल में सड़ा देना, यही सब तो करेंगे ना वो। सामने से हमारे उठाए गए सवालों का जवाब तो नहीं दे पाए, अब उनके पास यही है। हर दूसरा आदमी मुझे कह रहा है किसी से पैसा मत लेना, ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी। जो जनता अच्छा, मुझे मदद करती है उसको रवीश लेकर जी भी एक सवाल, भय खड़ा कर दिया जा रहा है। हाँ, एक सवाल भोजपुरी को लेकर जो आम चर्चा है जनता के बीच, हमारे अंदर भी ये सवाल कई बार उठा है कि भोजपुरी के सहारे जो जो आप संवाद स्थापित करना चाहते हो, वो भोजपुरी वर्ग इन दिनों, चाहे वो सरहद पर सेना के रूप में हो या कोलकाता के बाजार में हावड़ा पुल के नीचे कुली हो, भोजपुरी आदमी हो या फिर किसी बड़े कंपनी का एमडी और सीएमडी हो, भोजपुरी भाषी का एक अपना अलग अंदाज है और वो बातचीत का तरीका भी एक अपना एक अलग, मतलब किसी क्षेत्रीय भाषा में साउथ की भाषा को के बारे में तो उतना जानते भी नहीं है, लेकिन जो हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो भोजपुरी भाषा को लेकर तो एक ये भी थॉट आ रहा है कि लगभग 50 से ज्यादा ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां भोजपुरी भाषी लोगों का डोमिनेंस है, उसमें अधिकांश जगहों पर बीजेपी का कब्जा भी है। क्या रवीश के निशाने पर वो वर्ग भी है जो एक जो आप गोदी मीडिया कहते हैं, उसी तरीके से आजकल गोदी जनता भी हो गई है, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है हिंदू मुसलमान के अलावा, तो जो ऐसा वर्ग है गोदी वर्ग, क्या आप उसको टारगेट तो नहीं कर रहे हैं इन चैनलों के सहारे? नहीं नहीं नहीं, एक राजनीतिक दल से लड़ना एक अलग प्रक्रिया होती है, उसमें मैं किसी मुगालते में नहीं रहता हूँ। वो राजनीतिक दल की जो लड़ाई होती है वो राजनीतिक दल से होती है। हम एक सवाल उठा रहे हैं, तो जब मैं प्राइम टाइम में भी भोजपुरी बोला करता था और उससे पहले भी मैं लिखा करता था कि भोजपुरी ही मेरी मातृभाषा है, और मैं शायद हिंदी का पहला पत्रकार हूं जो ये बात कहता है कि हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है और भोजपुरी है, और भोजपुरी के बाद मैं किसी दूसरी भाषा को मैं मातृभाषा नहीं बोल सकता। तो अब इस भाषा में मुझे काम करना चाहिए था, मुझे कोई ऐसा मंच नहीं मिल रहा था। तो ये मौका मिला है, अब देखूंगा अपने समय के हिसाब से। इसमें एक से एक लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकील हैं भोजपुरी बोलने वाले, अर्थशास्त्री हैं, समाजशास्त्री हैं, और अभी तक तो हम ये समझते थे संतोष जी की भोजपुरी गानों की दुनिया में केवल अश्लीलता भरी हुई है, वो एक बड़ी सच्चाई है। लेकिन इस दौरान एक से एक कवियों से मुलाकात हुई, एक से एक भोजपुरी कवियों ने अपनी कविताएं मैसेज किए मुझे कि देखिए ये हमने लिखा है, और शानदार उसमें जनता की बात है, जीवन का दर्द है, श्रम का महत्व है, मेहनत मजदूरी की बात है, गांव खेत खलियान जिंदा है उन गानों में। तो भोजपुरी के एक से एक गीतकार हैं, एक से एक कवि हैं, जिन्होंने एक अच्छी सांस्कृतिक परंपरा बनाई हुई है और वो भोजपुरी क्षेत्र में खूब लोकप्रिय है। जैसे बाबूरंग जी के बारे में मैं नहीं जानता था, कैलाश गौतम जी के बारे में मैं नहीं जानता था, वो कितने बड़ी हस्ती हैं। मोहम्मद खलील के बारे में मैं नहीं जानता था, तो मैं भी भोजपुरी का होने के कारण मैं भी भोजपुरी के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता हूं। तो मैंने अपने लिए भी जानकारियों की एक नई दुनिया खोल ली है और उसका दरवाजा खोल लिया है कि एक से एक लोग, नई नई हस्तियों के बारे में जान रहा हूँ, नई नई प्रतिभाओं के बारे में जान रहा हूँ, उनकी कविताएं पढ़ूंगा, जो जीवित हैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। एक भोजपुरी कवि गहमरी हुए, वो बड़े शानदार कवि माने जाते थे। तो मेरा दायरा भी काफी विस्तृत हो रहा है, तो मैं काफी उत्साहित हूँ और अपने आप को एक तरह से पुनर्जीवित महसूस कर रहा हूँ, एक तरह से रिन्यू हो गया, लगता है नवीनीकरण हुआ है लाइसेंस का, और इसी बहाने अपनी भाषा भी सीखूंगा और अपनी भाषा में लोगों से बात भी करना चाहता हूँ कि थोड़ा उसमें करें, वो वक्त के हिसाब से हम देखेंगे कि हम कैसे कर पाते हैं। तो ये एक चीज है। हाँ, तो और हम रवि चाहते जी, हैं कि में लोग, जैसे हमारे कई साथी हैं जो फिल्मों के बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनकी भाषा भोजपुरी है, अब वो उनसे अगर हम फिल्मों के बारे में बात करेंगे कितना शानदार होगा। और
तो बेजाय चीज तो नहीं है, निम्न तो कैले बनी। अच्छा, ये एक सवाल, आखिरी सवाल, उसके बाद कुछ पॉलिटिकल सवाल भी हम एक दो कर लेंगे आपसे। अब रखना पड़ेगा कि हमारे गेस्ट आए हैं। हाँ 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 हाँ, वक्त कम वक्त अब चलेगा। हाँ। ये आपको लगता है कि जब तक आप मेन स्ट्रीम मीडिया में थे, जिस तरीके से आप एक खास फ्रेम में चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, और अब जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर निकले हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसे सोचने को आपको मौका मिल रहा है, जो जिन चीजों को सोचने और समझने के का समय उस वक्त आपको नहीं मिलता होगा। ये स्वाभाविक है, हम लोग भी जब मेन स्ट्रीम मीडिया में थे तो वक्त ही नहीं रहता, लगता था कि भाई सब कुछ उसी के लिए, सुबह रात सोने से लेके कार्यक्रम करने तक बस एक ही चीज दिखाई दे रहा है। एक सवाल आपसे है कि राजनीतिक रूप से भले आपसे मोदी से विरोध हो, वजह उसकी जो भी रही हो, लेकिन रवीश कुमार अगर जिस तरीके से मेरे स्ट्रीम मीडिया से हटाए गए, अब एक दूसरे साधन माध्यम से वो जनता के बीच जाने की कोशिश में लगे हुए, क्या कभी आपके दिल में ये कसक रहेगा कि हम मोदी को लेकर, या मोदी के बारे में जो आपके मन में जो धारणा है, लोग अलग अलग तरीके से उसको प्रभाषित भी करते हैं, वो एक चीज रही, लेकिन दूसरी चीज रवीश कुमार के साथ ये रही कि पत्रकारिता को लेकर, एक भाषा को लेकर, एक ऐसी चीजों को लेकर वो जनता के बीच बने रहे, जो आज जिसका 3 से 4 मिलियन व्यू एक महीने के अंदर में अगर उनसे लोग जुड़ जा रहे हैं, ये एक सकारात्मक चीज है। इस देश में अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं, या कहीं भी आप समाज के लिए, भले आपके लिए आपका परिवार उसमें आपके साथ ना हो, हर रिश्तेदार नातादार आपके विरोध में हो कि क्या एक दिन भर मोदी मोदी करते रहता है, फिर भी आपने वो लड़ता रहा, एकदम उससे जूझते रहे आप। ये चीजें एक पॉजिटिविटी, आपके मजबूती के साथ खड़े रहने से आपको लगता है कि एक ये चीजें आगे भी बड़ा दशक दशक तक लोग ये याद रखेंगे कि अगर आप में जिगरा है तो आप गोदी मीडिया से भी लड़ सकते हैं, गोदी सेठ से भी लड़ सकते हैं, और उस लड़ाई की कीमत जो भी आपको चुकानी पड़े, जनता आपके साथ खड़ी रहती है। ऐसा लगा आपको? नहीं, जनता ने तो मेरा दिल भर दिया। मैं तो बहुत प्रभावित हूँ इस जनता, मुझे लगता है कि हिम्मत मुझ में नहीं है, हिम्मत जनता में है। मेरे अंदर कोई साहस नहीं है, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, लेकिन जनता ने जिस तरह से प्यार और सम्मान इस वक्त दिया है, उसका एक बड़ा महत्व है। उसका महत्व ये है कि इसीलिए मैंने अपने इस्तीफे के बाद जो मैंने भाषण लिखा था, कि मैंने अपने आसपास, तब मैं नहीं जानता था कि इस तरह का प्यार मुझे मिलेगा इस्तीफे के बाद, लेकिन तब भी मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपने आसपास एक संस्था को बचा हुआ देख रहा हूँ और बनते हुए देख रहा हूँ। उसमें जरूर खराबी आई है, लेकिन उसी में से एक संस्था फिर से बन रही है, और वो संस्था है दर्शकों की संस्था। और ये जो दर्शक हैं वो कोई और नहीं है, ये जो लोग हैं ये नागरिक हैं, तो नागरिकों की संस्था बन रही है, बहुत शानदार है। दूसरी बात यह है कि हमने कोई मोदी मोदी नहीं किया है, उनकी सरकार के दौर पे जो जनता के जो सवाल थे, उन सवालों को उठाया। अब 4 महीने 3 महीने तक नौकरी सीरीज कर रहा था, उसमें मैं मोदी मोदी नहीं कर रहा था, मैं उन बच्चों की बात कर रहा था, यूनिवर्सिटी सीरीज कर रहा था, और जो भी उनके सरकार के नेताओं के द्वारा बोले गए झूठ हों, गलत दावे हों, उसको बहुत जिम्मेदारी से मैंने उठाया, बहुत मेहनत की, पूरा एक एक तथ्यों को जुटाया और फिर सामने रखा। ये नहीं किया कि मैं कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद कह के भाग गया, और चूंकि उनके विरोधी हैं तो उस तरह से जैसा विरोधी करते हैं, तो वो मैंने कभी नहीं किया। तो जिम्मेदारी से मैंने पत्रकारिता की है, वो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। अब एक ही प्रधानमंत्री है ना हमारे देश में, वही मजबूत सरकार है, ज्यादातर उन्हीं का वर्चस्व है इस समय में, तो अब हम उसको बराबरी करने के लिए भारत के 28 राज्यों से तो खबरें नहीं लाएंगे ना। तो जहां मैं हूं, मैं वही कर सकता हूं जो मैं कर सकता हूं। ये बहुत गलत आलोचना है कि आप केरल के बारे में नहीं दिखा रहे हैं। मैं भाई दिल्ली में बैठा हूं, मैं केरल के बारे में तो आज भी नहीं दिखा पाऊंगा, उड़ीसा के बारे में तो आज भी नहीं दिखा पाऊंगा। चैनल में रहते हुए भी कई जगहों पर ब्यूरो नहीं थे, तो वहां की खबरें मैं नहीं दिखा पा रहा था, और उनमें से कई बीजेपी राज्य भी थे, ऐसी बात नहीं है, तो उन राज्यों की खबरें नहीं दिखा पा रहा था। और मैं सारी खबरें मैं ही कैसे दिखा दूंगा, मैं थोड़ा अखबार का पन्ना हो कि 50 खबरें लेकर छप जाऊंगा। तो जो मेरे सामने था, तो जो भी सवाल मैंने उठाए, लोग उस पर बात नहीं करते, एक एक प्राइम टाइम की बात नहीं करते हैं कि ऑक्सीजन के दावे को लेकर जो मेरा जो प्राइम टाइम है, आप 2020 का आप देखिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय में किस तरह से उसके अधिकार को लिया जाता है, उसका ड्यूटी कहीं और है। तो उन सबको पूरे जिम्मेदारियों के साथ, दस्तावेजों के साथ, छपी हुई खबरों के साथ मैंने दिखाने की कोशिश की,
जनता के सामने लाकर रखा। और जो ये जनता के मुद्दे थे, मोदी विरोध के मुद्दे नहीं थे, ये जनता के मुद्दे थे, तो जनता समझ रही थी कि ये हमारी बात कर रहा है। इसीलिए जब मैं इस्तीफा देकर आया तो जो मोदी के विरोधी थे, आरएसएस के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, उनमें से कई लोगों ने लिखा है कि वो मोदी के आजीवन समर्थक हैं, मगर ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि मैं ठीक काम कर रहा था, जो करना चाहिए था। और कितना बड़ा असंतुलन पैदा किया गया, ये भी तो देखिए संतोष जी। सैकड़ों चैनल गुणगान कर रहे हैं, और गुणगान नहीं कर रहे हैं, इस लोकतंत्र का, समाज का, पत्रकारिता का, हर अच्छी चीज का नुकसान कर रहे हैं, भाषा खराब कर रहे हैं। न्यूज एंकर गुंडों की भाषा बोल रहे हैं, धमकाने की भाषा बोल रहे हैं। वो तो जनता देख रही है ना, वो उनके समर्थक भी देख रहे हैं। वो भी नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा बड़ा होकर इन न्यूज एंकरों की तरफ बोले, कभी नहीं चाहेंगे। वो इतना खराब अभी नहीं हुए हैं, तो एक संभावनाएं बची हुई हैं। तो ये चीजें हैं। लेकिन ये तो मैं बहुत ही भाव विह्वल हो गया कि लोगों ने इतना सपोर्ट किया, लोगों ने इतने पुराने पुराने एपिसोड, प्रसंगों का, जीवन में उनके असर का हजारों मैसेज आए। मतलब कई लोग कहते हैं कि जरा संभल के बोलो, नहीं तो तुम्हारा ये चैनल बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन जितना प्यार मिला है, उस प्यार से भी मेरा कुछ दिन चल जाएगा। पर चलिए, आज परिवार किस तरीके से महसूस कर रहे हैं ये जो बदलाव हुआ है? वो क्योंकि आप परिवार, आप जहां कहीं भी गए, उसका परिवार पर उसका बड़ा असर पड़ा। लोगों के, जनता के दिल पे राज तो आप जरूर किए, परिवार उसका भुक्तभोगी जरूर रहा, चाहे परिवार पत्नी हो या बच्चे हो। बार बार रवीश कुमार के साथ निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो भी एक दौर रहा, सेलिब्रिटी वाली स्थिति बन जाती थी कभी कभी। उसका भी एक प्रभाव रहा। हम तो साधारण मोहल्ले में रहते हैं, साधारण गाड़ी से चलते हैं, और वो क्या क्या अफवाहें चलाई जाती हैं कि 158 करोड़ है, ये सब बकवास चीजें जो चलाई जाती हैं। लेकिन परिवार भी देखे हैं, उस डाइनिंग हॉल का तो आनंद हम भी लिए ही है, आपके किचन का भी। वो आपको लगता नहीं होगा कि हाँ। वो तो बात ये है कि नहीं, घर के लोग दूसरे तरीके से ले रहे हैं, कुछ कुछ असर भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। पर सबने साथ दिया है। माँ थोड़ा परेशान है, अब उनको फोन करता हूँ तो घबराई हुई मिलती है, कहते ना कुछ भइलो, कहीं नौकरियां ना भइलो, तो कहेंगे महीना आई, काम कैसे चली। तो माँ को आश्वास करने के लिए बोल देता हूँ कि बहुत पैसा बा हमरा लगे, तू चिंता मत करा। तेरा कोनो जरूरत होगा तो तू बोलो, हम तरह के देते नहीं। हाँ, दिन भर पूजा कर रही है कि मेरा कुछ ऐसा हो गया है। तो अब ठीक है, माँ है, तो अब मेरी माँ को तो गालियां भी दी गई, पर कोई बात नहीं। तो ये दौर भी हमने देखा है, लेकिन पर भारी तो पड़ेगा इस देश पे, इतना मैं जानता हूँ। 8 साल में जो भी कहा उसमें से एक बात गलत नहीं हुई, इसलिए लोगों को तकलीफ है। एक बात गलत नहीं हुई, और मैं हमेशा बोलते समय यही अंदर से प्रार्थना करता था कि मेरी हर बात गलत हो जाए, क्योंकि मेरी हर बात गलत होगी तो देश का बहुत भला होगा। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी बोली गई बात सही साबित हो जाए, क्योंकि जो बोल रहा हूं, जो देख रहा हूं, मतलब घर घर के बच्चों को दंगाई बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उनमें जानबूझकर एक समुदाय को दुश्मन की तरफ पेश किया जा रहा है। ये पहला स्टेप होता है उनको दंगाई बनाने का, कि वो दिन रात सोचें कि वो आ जाएंगे, उनकी आबादी बढ़ जाएगी, वो हमारी लड़कियों को ले जाएंगे, जैसे उनके पास कोई और दूसरा काम नहीं है। तो सब्जी का चाकू लेकर चलना है, तो इसका ये तलवार लेकर चलना है। तो ये एक मेंटेलिटी बनाई जा रही है कि हम सबको एक तरह से ऐसी हिंसा के लिए तैयार रहना है, इसका कोई वजूद नहीं है। तो मैंने तो यही बोला ना कि भाई आप तय कर लीजिए, जब मैं नौकरी सीरीज करता था, कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं या दंगाई बनाना चाहते हैं, तय कर लीजिए आप। 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए की फीस देकर नीट पास करने के बाद भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और उन मेडिकल कॉलेजों में अच्छे शिक्षक तक नहीं है। तो अगर ये बात करना मोदी का विरोध है, ये तो मोदी का विरोध नहीं है, बल्कि वो सारे ही के सारे मोदी के समर्थक हैं, जो 2-2 करोड़ रो के कर्जा लेके फीस दे रहे हैं। तो मैं तो उनकी भी सेवा कर रहा हूं। लेकिन हाँ, घर के लोग इस बात से चिंतित तो हैं कि कैसे चलेगा, लेकिन चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलेगा नहीं चलेगा तो मैं जनता को बता दूंगा कि नहीं चल रहा है, लेकिन अभी चल रहा है तो मैं क्यों कहूं कि नहीं चल रहा है, जब मेरा हिसाब साफ है। जब है तो निश्चिंत रहिए, नहीं है तो कह दीजिए।
तो जब नहीं होगा तो मैं कह दूंगा पब्लिक के पास भी कि भाई अब खाली हो गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे गाड़ी में तेल भरा दो। और नहीं भराएगी तो कोई बात नहीं, पैदल चलेंगे। पर लड़ाई तो देखिए ना किससे हो रही है, 9 लाख करोड़ वाले से हो रही है, तो कहां टिकेंगे हम भाई, कैसे टिक जाएंगे? वो तो नहीं लेकिन टिक सकते। 100 करोड़ जनता तो आपके साथ है, ऐसा तो लग रहा है। मतलब 100 करोड़ नहीं तो 100 करोड़ तो नहीं होगी, लेकिन हाँ लोग साथ। हाँ मतलब नहीं, उनका बहुत मतलब पहले एक अनुभव हम आपको बताते हैं कि मेरे ही परिवार में, मतलब मोदी का एक्सट्रीम सपोर्टर है, लेकिन वो सुधीर चौधरी को भी देखते थे और रवीश कुमार को भी देखते थे। कई बार उनसे बातचीत तो कभी उस तरीके से नहीं होती थी, काफी सीनियर थे। हमने उनसे कहा भाई आप दोनों को क्यों देखते हैं, आप सुधीर चौधरी को देखते रहिए, आपको सब कुछ मिल रहा है। कहा नहीं नहीं, बैलेंस जरूरी है। जो आपको नहीं चाहने वाले भी लोग हैं, अब उनसे जब बात होती है तो कहते हैं ना अब बैलेंस से गड़बड़ा गया है, अब क्या देखें टीवी, अब सुधीरवो को देखना बंद कर दिया। तो ये जो चीजें सामने आ रही है, मतलब आप अपील कर रहे थे, आपके जाने से पूरे मीडिया जगत में ये वैक्यूम दिख रहा है कि लोग अब जो सुधीर चौधरी को भी देखने वाले थे, जो उस तरीके के चित्रा त्रिपाठी हो या जो चीख चीख कर बोलने वाले एंकर हैं, अब उनके पास भी लोग नहीं जा रहे, क्योंकि पहले विकल्प था अच्छा स्विच ओवर करके उस तरफ जा रहे हैं, तब देखे रवीश कुमार क्या बोल रहा है, मोदी को गलिया रहा है या नहीं गलिया रहा है। इसका असर भी पड़ा है। ये माइंडसेट क्या कहता है, क्या नहीं, हमने इसको किस तरीके से प्रधानमंत्री के बारे में हमेशा आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये जरूर है कि ये मेरा सपना है कि देश के लोग लड़ें इस लड़ाई को और गोदी चैनलों को देखना छोड़ दें। ये मेरा सपना है। हो सकता है कि लोग ना छोड़ें, कोई मेरी बात ना सुने, पर मैं ये बात हर दिन कहूंगा कि आप एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना ये केबल टीवी का कनेक्शन कटवाइए, मत देखिए। अगर आप देश के लिए इतना नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते हैं? और मैं एक ऐसा काम बता रहा हूं जिसमें आपके कपड़े भी खराब नहीं होंगे, आपको पुलिस की लाठी चार्ज का भी सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ टीवी का कनेक्शन कटवाना है, नहीं देखना है न्यूज चैनलों को, क्योंकि उसमें दिखाने लायक कुछ नहीं है, भरमाने वाला बात ज्यादा है। अगर ये लोग अच्छी बात है कि कोई ऐसा दर्शक है जो दोनों को देख रहा है और वो इस तरह से मिलाने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक तरह से अपनी तरफ से जिम्मेदार दर्शक है। पर बात यह है कि जिस तरह का श्रम लगा है, जिस तरह का काम किया, रोज हजारों शब्द लिखे, आप खुद जानते हैं कि आप जब फोन करते थे तो बात करने का समय नहीं होता था, दिन भर सुबह 7 बजे से ही काम करता था। तो वो जो श्रम था उसमें एक तरह की ईमानदारी थी, पवित्रता थी, वो मैंने किसी लाभ की आशा में नहीं किया था, वो किया था। तो अब मेरा संस्थागत पत्रकारिता से मैं बाहर कर दिया गया हूं, तो अब मैं कहता हूं अब मैं पूर्व पत्रकार हूं। अब पत्रकारिता की जो मर्यादाएं हैं वो मुझ पर लागू नहीं होती। तो मैं विज्ञापन भी कर सकता हूं, मैं गाड़ी भी चला सकता हूं, टैक्सी भी चला सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं आजीविका के लिए अपनी। लेकिन कोशिश करूंगा कि जो काम करूं, जो बोलूं, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलूं। लेकिन और भी दायरे होंगे, मुझे मालूम नहीं है कि कहां कहां से ये लोग मेरी कमाई को बंद करते चले जाएंगे और क्या स्थिति होगी। तो वो सारी स्थितियां हैं, पर अच्छा होता कि देश की जनता में यह स्वाभिमान जागे और वो गोदी चैनलों को देखना बंद कर दे, गोदी अखबारों को देखना पढ़ना बंद कर दे, तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा होता चलिए तो बहुत अच्छा होता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बात तो बहुत 10-20 मिनट क्यों नहीं थी, 1 घंटे बातचीत हो गई। ओहो वैसे कभी कभी तो हम लोग फोन पर भी इतनी देर बातचीत कर लेते हैं। थैंक यू चलिए, संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, बाय। तो ये हमारे साथ थे रवीश कुमार, और रवीश कुमार से तमाम मसलों पर बातचीत हुई। वो आगे क्या करने वाले हैं, किस तरीके से उनके अंदर अब बदलाव महसूस हो रहा है। जनता, मतलब ये भी जनता के बीच जाने की बात कर से पूरी तौर पर इनकार, लेकिन वो जनता के बीच दूसरे तरीके से जाना चाहते हैं। जो जनता ने जो इन्हें प्यार दिया, उस प्यार को वो बनाए रखना चाहते हैं अपना पत्रकारिता के सहारे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर आवाजें इस तरीके से बंद करने की कोशिश जारी रही, तो फिर इस लोकतंत्र का मतलब क्या है। और अगर एक व्यक्ति की आवाज से इतना डर, जो लोकतंत्र पर बैठे हुए लोग हैं उनको इतना डर है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने कायर हो सकते हैं। मतलब आवाज से डर, सवाल से डर, ये बड़ी बात है कि एक व्यक्ति के सवाल से डर। जो भी मीडिया में जैसे लोग हैं जो सवाल करते हैं, सवाल से डर लग रहा है।
मतलब सामने वाला कितना बड़ा डरपोक है ये भी समझने की जरूरत है कि जो सवाल से डर जाए वो समझिए कि वो सबसे डरपोक व्यक्ति है इस देश का। चलिए इस बड़ी बहस को यही समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात जारी रहेगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए।